नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सभी को अपने इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि कैसे लकवे के बाद होने वाली जटिलताओं से बचा जा सकता है और अगर गलती से किसी को हो जाए ये जटिलताएं तो इनका उपचार क्या है। लकवे के बाद होने वाली कुछ खास जटिलताएं जैसे निमोनिया, बेड सोर, हमारे शरीर की गहरी नसों में खून का थक्का जम जाना, शरीर के किसी हिस्से से खून का थक्का बहकर रक्त के माध्यम से फेफड़ों के अंदर आके जम जाना, कब्ज, कैथेटर के बाद होने वाले इन्फेक्शन, कॉन्ट्रैक्चर इत्यादि। बात करते हैं निमोनिया की। लकवे के तुरंत बाद मरीज में एक तो सांस खींचने में और निगलने में कठिनाई होना शुरू हो जाती है, लेकिन वही बात करते हैं दूसरी ओर मुंह के अंदर लार कंटिन्यू बनती रहती है जिसे हम लोग सलाइवल सिक्रेशंस बोलते हैं। जब हम स्वस्थ रहते हैं तो यही सलाइवा हमारी ईसोफेगस के माध्यम से, आहार नली के माध्यम से पेट में जाता है, लेकिन वही दूसरी ओर लकवे के मरीज में यही सलाइवा ट्रेकिया जिसे श्वास नली बोलते हैं उसके माध्यम से हमारे लंग्स में जाकर इन्फेक्शन पैदा कर देता है और इसकी वजह से होने वाले निमोनिया को हम लोग बोलते हैं एस्पिरेटरी निमोनिया। अब इससे कैसे बचा जा सकता है, जो इसका कारण है हमें उसी पे विशेष ध्यान देना है। अब सबसे पहला हमें मरीज के मुंह के अंदर लार को एकत्रित नहीं होने देना है, समय समय पर मुंह की सफाई और सक्सेनी करवाते रहनी है। दूसरा, मुंह का एंटीसेप्टिक लोशन के द्वारा सफाई करवानी है। तीसरा, मरीज को टच करने के पहले अपने हाथों को अच्छे से साफ करना है। चौथा, मरीज को जब भी खाना दे या तो बिठा के दें या फिर 45 डिग्री के कोण में लिटा के खाना दें। पांचवा, मरीज की लंग्स की एक्सरसाइज कराएं, जैसे गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें, इस तरह की प्रैक्टिस करवाएं। ये इसके बचाव के उपाय हैं। अगर मान लो मरीज को गलती से निमोनिया हो जाए तो सबसे पहले उसका मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं, चेस्ट फिजियोथेरेपी करवाएं और समय समय पर सक्शन करवाते रहें, जिससे मरीज के फेफड़ों के अंदर किसी भी तरह का कफ एकत्रित ना हो। ये लकवे जैसे बीमारी में मरीज की जान जाने के सबसे ज्यादा चांसेस निमोनिया होते हैं। बेड सोर, त्वचा में छाले होने के बाद जो लालिमा आती है ना, उसे हम लोग बेड सोर बोलते हैं। यही धीरे धीरे करके हमारी हड्डी तक पहुंच जाता है। अब ये बेड सोर होते कैसे हैं? लकवे का मरीज लंबे समय तक बिस्तर पर लेटा रहता है। अगर उस समय रहते पोजीशन को चेंज ना किया जाए तो उसके शरीर का जो हिस्सा लंबे समय तक बिस्तर के कांटेक्ट में रहता है उस हिस्से में खून की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है। खून की सप्लाई डिस्टर्ब होने की वजह से वहां की त्वचा खराब होना शुरू हो जाती है और यही बाद में चलते बेड सोर बन जाते हैं। अब इसमें भी अलग अलग पोजीशन होती है। जो मरीज लंबे समय तक सीधे लेटे रहते हैं उनकी बेड सोर अलग होते हैं, जैसे हमारे कान और गर्दन के पीछे वाले हिस्से में बेड सोर हो सकता है, हमारे कंधे के पीछे हो सकता है, कोहनी के नीचे हो सकता है, हमारे बटक्स के नीचे हो सकता है, हमारे एड़ी के नीचे हो सकता है। जब मरीज करवट लेके लंबे समय तक लेटा रहता है ना, उसकी बेड सोर की जगह अलग होती है। करवट लेके लेटने में उसके कान की साइड में हो सकता है, कंधे की साइड में हो सकता है, कोहनी पे हो सकता है, हमारी पसली की साइड में हो सकता है, हमारी जांघ की साइड में हो सकता है, हमारे एड़ी की अंदर वाले हिस्से में हो सकता है। लंबे समय तक उल्टा लेटता है, उस वाली कंडीशन में दोनों कोहनी के नीचे हो सकता है, हमारी पसली में हो सकता है, हमारे जांघ के आगे वाले हिस्से में हो सकता है, कटोरी के ऊपर हो सकता है और हमारे अंगूठे के ऊपर हो सकता है। तो ये इनकी कुछ खास पोजीशंस हैं और कुछ खास जगह पे बेड सोर होते हैं। अब इनसे कैसे बचा जा सकता है? इनसे बचने का एक ही तरीका है कि मरीज की पोजीशन हर 2 घंटे में कराएं और मरीज की स्पंजी टाइम से कराएं। हो सके तो एंटीसेप्टिक लोशन से कराएं। अगर लोशन नहीं है आपके पास में, पानी गर्म करें, नमक डालें और पूरे शरीर की स्पंजी कराएं। मिनिमम सुबह शाम दोनों टाइम कराना जरूरी होता है। अब बात करते हैं मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन। जो अभी मैंने आपको बताया उसी से बात सिद्ध होती है कि ये एक मार्ग है। इस मार्ग में क्या क्या होता है? एक तो गुर्दे होते हैं, दूसरा मूत्राशय, तीसरा हमारा मूत्र वाहिनी। इस पूरे रास्ते में जब भी कभी कोई इन्फेक्शन होता है इसे बोला जाता है मूत्र मार्ग इन्फेक्शन, जिसे इंग्लिश में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोला जाता है। लेकिन ये होता कैसे? पैरालिसिस के मरीज में, लकवे में मस्तिष्क के उस भाग को भी नुकसान पहुंचता है जो हमारे मल एवं मूत्र त्यागने को नियंत्रित करता है। अब लेकिन ये जरूरी है कि अगर मूत्र को बाहर नहीं निकाला गया, यूरिन को बाहर नहीं निकाला गया तो अंदर रह के मूत्राशय में इन्फेक्शन हो जाएगा, है ना। इसे निकालने के लिए हमें कैथेटर का यूज किया जाता है। ये यहां तक तो सही है। अब बात यहीं से शुरू होती है इन्फेक्शन की। अगर हम इस कैथेटर को समय रहते प्रॉपर साफ नहीं करेंगे तो इसी से इन्फेक्शन अंदर पहुंच जाएगा।
अब इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें समय समय पे कैथेटर को चेंज करते रहना चाहिए, पहला। दूसरा, हमारा यूरिन बैग को समय रहते खाली करते रहना चाहिए। लंबे समय तक अगर यूरिन बैग में कलेक्शन रहेगा तो वहीं से इन्फेक्शन रास्ते के माध्यम से अंदर पहुंच जाएगा। तीसरा, समय समय पर जब भी कब हम कैथेटर को चेंज कराते हैं तो हमें बीटाडीन या किसी और चीज से हमारे ब्लेडर को भी वॉश कराते रहना चाहिए। होता यह है कि जो नॉर्मल पेशेंट होता है, जब इंसान नॉर्मल होता है तो हमारी जो मूत्र वाहिनी है उसके आगे स्पेक्टर लगे रहते हैं जो कि बाहर की इन्फेक्शन को अंदर जाने से रोकते हैं, जो कि पैरालिसिस में बिल्कुल नहीं होता। पैरालिसिस में तो हम उसको एक पाथवे दे रहे हैं जो कि कोई भी बैक्टीरिया बहुत आसानी से बाहर से हमारे ब्लेडर तक पहुंच सकता है, जो कि आगे चल के मरीज को बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये मरीज की रिकवरी में तो परेशानी करता ही करता है, साथ में मरीज को फीवर की वजह से कई बार लंबे समय तक भर्ती भी होना पड़ता है। अब बात करते हैं डीबीटी की। डीबीटी अंगों की गतिहीनता की वजह से होता है, निर्जलीकरण की वजह से होता है, वेरिकोज वेन की वजह से होता है, या मरीज को पूर्व में डीबीटी हो चुका हो तो उसके चांसेस ज्यादा हैं। अब डीबीटी से बचने के उपाय, मरीज के अंगों की मालिश करें, एक्सरसाइज करें। जब भी मरीज सीधा लेटे उसके पैरों को हमेशा तकिया पर रखें। मरीज की पोजीशन पे विशेष ध्यान दें। डीबीटी प्रिवेंटिव पंप का यूज करें। अगर एक बार मरीज को डीबीटी हो जाए तो इसके तुरंत बाद जाके हमें विशेषज्ञ से मिलना चाहिए, उसके बताए अनुसार ट्रीटमेंट को स्टार्ट कराना चाहिए। लेकिन जब भी डीबीटी का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है उस पीरियड में कभी भी एक्सरसाइज नहीं करवाना चाहिए। उससे होता क्या है कि डीबीटी में हम ब्लड को पतला करने की दवाइयां देते हैं, जो अंदर खून का थक्का जम चुका होता है वो लूज हो चुका होता है। उस कंडीशन में गलती से भी किसी तरह का प्रेशर उन नसों में पड़ेगा तो वहां का खून का थक्का रक्त के माध्यम से जाके शरीर के किसी भी अंग में फंस सकता है, जो कि हार्ट में भी फंस सकता है, लंग्स में भी फंस सकता है और हमारे ब्रेन में भी फंस सकता है, जिसे हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए मरीज को। अब बात करते हैं कब्ज, जिसे कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। लघुमे में कब्ज क्यों होता है? पहला कारण है कि मरीज लंबे समय तक लेटा रहता है, एक्टिविटी कम होने की वजह से डाइजेशन नहीं होता। दूसरा होता है कि उस समय तरल पदार्थ का सेवन न किया हो। तीसरा, हो सकता है कि समय पे मल नहीं त्यागता हो। चौथा, मदद मांगने में अनिच्छुक या फिर मदद मांगने में असक्षम। इतने सारे कारण कब्ज के होते हैं। अब अगर इनसे बचना है तो बचने के लिए क्या करना चाहिए? हमेशा तरल पदार्थ का यूज करना चाहिए, एक्टिविटी को मेंटेन करना चाहिए, पोजीशन करना चाहिए, समय समय पे मल को त्यागते रहना चाहिए। अगर गलती से भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो उस समय हमें एनिमा का यूज करना चाहिए। सेंट्रल लाइन से होने वाले इन्फेक्शन, सेंट्रल लाइन को हमेशा हृदय के पास वाली मोटी नसों में लगाया जाता है। इसे लगाने की वजह यह है कि या तो मरीज को लंबे समय तक नसों के अंदर दवाई दी जाती है या फिर मरीज की हाथ या पैर की नसें नहीं मिलती। इससे इन्फेक्शन कब हो जाता है? सेंट्रल लाइन को प्रॉपर एंटीसेप्टिक से साफ न किया जाए या फिर सेंट्रल लाइन या मरीज को बिना हैंड वॉश किए टच कर दिया जाए। तो हमेशा ध्यान रहे, कभी भी मरीज को या फिर मरीज की इस सेंट्रल लाइन को बिना हैंड वॉश किए टच न करें और उसकी सफाई बराबर कराते रहें। कॉन्ट्रैक्शन, ये ज्यादातर उन मरीजों में मिलता है जिन्हें या तो लकवे की जानकारी नहीं होती या फिर उनकी सही से देखभाल नहीं होती। ये होता कैसे है? अंगों की गतिशीलता कम होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन बनता है। इससे कैसे बचा जा सकता है? इससे बचने के लिए मरीज का सुबह शाम दोनों टाइम एक्सरसाइज कराना चाहिए कम से कम। दूसरा, शरीर के कुछ अंगों में हमें ब्रेस लगाना चाहिए, जैसे फुट ड्रॉप स्प्लिंट हमें पंजे में लगाना चाहिए, रिस्ट ड्रॉप स्प्लिंट हमें हाथ में लगा के रखना चाहिए। अगर किसी को एक बार कॉन्ट्रैक्चर हो जाए तो उसका इलाज क्या है? दोस्तों, कॉन्ट्रैक्चर का फिजियोथेरेपी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अब हमारा जो एक पार्ट बचा हुआ है उसमें कॉन्ट्रैक्चर और लघुमे में फिजियोथेरेपी का रोल, इन दोनों चीजों को मैं अपने अगले वीडियो में आपको शेयर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।